आती रही होंगी फिल्में, लेकिन अब जो आई है उसे सिर्फ धुरंधर ही कहें तो अच्छा होगा। ये फिल्म नहीं, ये अपने आप में धुरंधर है। पिछले साल इसका पहला पार्ट आया और अब दूसरा यानी धुरंधर द रिवेंज आ चुका है। तो जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, पहले इस वाले वीडियो को देख लो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से हमजा लियारी की दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए आगे बढ़ चुका है। कहानी बताती है कि जसकीरत सिंह रांगी हमजा कैसे बना और क्यों बना। आदित्य धर का हमजा अब ज्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसका नेगेटिव पार्ट यह है कि उसे अब और भी ज्यादा खतरनाक दुश्मनों से भिड़ना है। वो भिड़ता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। 4 घंटे की फिल्म में स्टोरी बिल्डअप हर दूसरे मिनट पर दिखता है, जो पुरानी धुरंधर और नई धुरंधर को आपस में जोड़ता दिखता है। अभी सवाल है कि फिल्म है कैसी, तो सुन लो, बहुत अच्छी है। फिल्म के शुरुआती 10-15 मिनट और वहीं पर यह क्लियर हो जाता है कि यह सिर्फ सीक्वल के नाम पर बनी सीक्वल नहीं है। फिल्म का पहला सीन किसी इंस्टा रील के हुक पॉइंट जैसा लगता है, जो ऑडियंस के अंदर एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। ऐसी क्यूरियोसिटी जो 4 घंटे तक बनी रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो खलती हैं, जो मन में सवाल लाती हैं कि यार आदित्य धर को क्या जरूरत थी ऐसा कुछ फिल्म में डालने की, जिसे देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पहली फिल्म में रणवीर सिंह ने चुपचाप काम किया था। चुपचाप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कैरेक्टर की जरूरत थी। उन्हें वल्नरेबल दिखना था, इसलिए उनकी एक्टिंग पर ज्यादा बात नहीं हुई। अक्षय खन्ना ने उन्हें ओवरशैडो भी कर दिया था, पर इस फिल्म में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार वो किसी वॉरियर की तरह दिखे हैं। ऐसा वॉरियर जो घायल है, इसलिए घातक है, और जिसके अंदर हौसले का ईंधन है। शुरू से लेकर लास्ट तक हर सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने सटीक थे कि लगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। हर सीन में लग रहा था कि वो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जब वो अपनी बहन को देखकर रोते हैं। उनका वो रोना देवदास के शाहरुख खान और दबंग के सलमान खान के रोने के बराबर बेहतर था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म वन मैन शो है, इसमें बाकी कैरेक्टर्स भी उतने ही सटीक हैं। चीफ के रोल में आर माधवन को देखकर लगता ही नहीं कि वो आर माधवन है। उन्हें देखकर लगता है कि वो वही हैं जिनसे उनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। इफ यू नो यू नो। राकेश बेदी की पिछली फिल्म में भी तारीफ हुई थी, तो इस फिल्म को देखकर भी तारीफ करने का मन करता है। संजय दत्त एसपी चौधरी के रोल में वैसे ही दिखे हैं जैसे पिछली फिल्म में दिखे थे। जब वो शांत रहते हैं तो उनका ऑरा दिखता है, लेकिन डायलॉग बोलते ही वो कहीं कहीं खलता है कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो अच्छा होता। अर्जुन रामपाल बहुत ज्यादा जचे हैं। उनके कैरेक्टर की खासियत यह है कि वो कोल्ड ब्लडेड है, और मुस्कुराते हुए जब वो लोगों की खाल उधेड़ते हैं, और सच में उनका ये वाला ब्रूटल रूप देखकर लगता है कि यार ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। एक सीन बता ही देता हूँ, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, घबराइए नहीं। 2-3 चीजें ऐसी होती हैं कि सब कुछ खराब होता दिखता है अर्जुन रामपाल को। फिर उनके चेहरे पर वो गुस्सा दिखता है जो दोनों फिल्मों में किसी भी एक्टर के चेहरे पर नहीं दिखा। वो गजब था। फिल्म खत्म होने से कुछ देर पहले ही वो सीन आता है। प्लीज ये वाला जरूर देख लेना, सीन ध्यान से देखना। सारा अर्जुन का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़े से ही टाइम में वो जितना कर पाई हैं उतना कर दिया है। यार 4 घंटा बहुत लंबा टाइम होता है, और ऑडियंस को पूरे टाइम बांध कर रखना, ये कमाल फिलहाल तो मुझे सिर्फ आदित्य धर में ही दिखता है। उन्होंने लिखा भी है इसे। कई डायलॉग उन्होंने ऐसे लिखे हैं कि एक लाइन में 1000 शब्दों की बात कह जाते हैं। एक जगह रणवीर सिंह बोलते हैं कि अगर फौज में शहीद होता तो मां को मुआवजा मिलता। ये डायलॉग सुनने में इफेक्टिव नहीं लग रहा होगा अभी फिलहाल, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। फिल्म में एक हीरो ऐसा भी है जो असल में दिखा ही नहीं। वो है फिल्म के एडिटर शिव कुमार वी पणिकर। फिल्म को इंगेजिंग बनाने में एडिटर की स्किल ने आधे से ज्यादा काम कर दिया है। ऑनेस्टली फिल्म देखने की वजह पर बात करूं तो फिल्म का इंटरवल और क्लाइमैक्स ऐसे हैं कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन्स, यानी ऑडियंस तुरंत आगे क्या होगा ये जानने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी वजह है फिल्म का मार्को और किल से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन। अगर आप एक्शन पसंद करते हैं तो फिल्म देख लें, क्योंकि उनकी कोरियोग्राफी बहुत इंप्रेसिव। तीसरी वजह है फिल्म का क्राफ्ट, जो फिल्म को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। अब वो वजह भी जान लेते हैं जो फिल्म पर काले धब्बे की तरह है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि फिल्म अगर इतनी अच्छी बना ही दी है तो उस पर काला धब्बा क्यों लगा दिया। नैरेटिव सेट कर रहे हो यार, मतलब सच में आप नोटबंदी जैसी चीज को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बात समझ ही नहीं आई। इसके अलावा कई जगह धर्म को लेकर भी बातें की गई हैं। क्यों?